मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज संडे है, इंटरव्यू के कुछ प्रश्नों पर आज फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो 7वीं जेपीएससी के आगामी इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, है ना? आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे और जिन्हें भी ज़्यादा समस्या आ रही है तैयारी करने के दौरान, इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, निश्चित रूप से हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अल्प शुल्क के साथ, उच्चतम गुणवत्ता के साथ उत्कृष्ट सामग्रियां भी इंटरव्यू के लिए प्रदान किया जा रहा है। शायद इस तरीके से कोई तैयारी नहीं कराता है, ठीक है? थोड़ा सा अलग टाइप से मैं तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन तैयारी जरूरी है और इसी तरीके से तैयारी इंटरव्यू की होनी चाहिए, ठीक है? ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसका अर्थ नहीं है कि आप बिना तैयारी किए हुए वहां पर चल जाएं। आपको कई तरह के ड्रॉबैक्स फिर वहां पर मिल सकते हैं, प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और बहुत ही सीरियसली कीजिए। यहाँ पर कुछ स्थितियों के पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब जब आप इंटरव्यू रूम में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो उनके द्वारा तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि बैठ जाइए, लेकिन अभिवादन जो आपको करना है, ठीक है, सारे को अलग अलग करना है, ठीक है। अगर कोई महिला मेंबर वहां पर हैं, ठीक है, तो उनको मैडम भी आप बोल सकते हैं, मैम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पुरुष मेंबर्स हैं तो उनको सर बोलना है। आप गुड मॉर्निंग बोलिए अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून, ठीक है, शुभ संध्या, शुभ प्रभात, ये सब थोड़ा सा यूज लोग नहीं करते हैं, इसलिए जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उन लोग जनरली बोल ही देते हैं बैठने को, लेकिन जब बोलें बैठने को तब भी बैठिए, इसका ध्यान रखिए। हाथ का पोजीशन क्या होना चाहिए? तो जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं तो जो आदर्श स्थिति होती है, झुक करके नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। कुर्सी छोटा सा होता है, ठीक है, हाथ रखने के लिए जनरली नहीं होता है दोनों ओर, है ना। हैंड वाला जो सेक्शन है वह नहीं होता है। तो अगर हाथ रखने वाला होता है तो आप हाथ को साइड में रख सकते हैं, अन्यथा अपनी जो आपके जांघ है उसके ऊपर रखिए। हाथ में फाइल वगैरह ले लीजिए, ठीक है, हाथ का मूवमेंट रोका रहेगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप स्टैचू बनकर बैठे रहिए। कुछ भी प्रश्न आता है समझाने के दौरान हाथ इधर उधर कर सकते हैं, कोई सा समस्या नहीं है, ठीक है। और आई कांटेक्ट जो होना चाहिए सारे मेंबर्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस मेंबर्स के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले आई कांटेक्ट 1-2 मिनट उन पर रहना चाहिए। फिर वार्ता के दौरान आप सभी को देख करके बोल सकते हैं। किन्हीं को ऐसा फील ना हो मेंबर को कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है पूरा, मेरी ओर तो कैंडिडेट देख ही नहीं रहा है ना। लेकिन जो प्रश्न पूछा, जिस मेंबर ने प्रश्न पूछा है, वहां पर जो है आपका आई कांटेक्ट ज्यादा रहना चाहिए बाकी मेंबर्स के अपेक्षा, लेकिन बाकी सभी के पास आपके आई कांटेक्ट होने चाहिए। आशा है ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा एक और स्थिति आती है इंटरव्यू हॉल में अक्सर कई कैंडिडेट्स के साथ। कुछ मेंबर्स ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, तो उनका आवाज जो है बहुत ज्यादा कभी कभी क्लियर नहीं आता एक राउंड में, तो दूसरा राउंड भी आप पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, मैं नहीं समझ पाया, कृपया इसे दोहरा दें, या प्लीज रिपीट इट सर, ठीक है। वो जरूर फिर से आपको बोल देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मुख्य परीक्षा के दौरान निश्चित रूप से आप रात रात भर मेहनत करते हैं तो स्वास्थ्य थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है, लेकिन अभी जो समय मिलता है मुख्य परीक्षा के रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के बीच में, तो यहाँ पर आपको हेल्थ का केयर करना है। जहाँ मुख्य परीक्षा की तैयारी आप रातों को जग कर पूरा करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी के लिए रातों को नहीं जगना है, ठीक है। अच्छी तरह से खान पान कीजिए, वॉकिंग या आप रनिंग जो भी करते हैं, व्यायाम वगैरह जो भी करते हैं, उसको जरूर आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। और खाना पीना में जो भी आपको लगता है, ठीक है, कि आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, निश्चित रूप से उसको यूज कीजिए। अक्सर आपका कश्मीर पर इंटरव्यू में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है जेपीएससी के इंटरव्यू में भी किसी भी कैंडिडेट से। तो एक प्रश्न जो आपका बनता है
जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है 1948 से, तो क्या लाइन ऑफ कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री घोषित कर दिया जाए ताकि जो कश्मीर का समस्या है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए, देश के एकता और अखंडता के विरुद्ध आपको किसी भी हालत में नहीं जाना है। ठीक है, पूरी तरह से इसको मना कर दीजिए। नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री उससे घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में भी देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात की गई है, तो यह आपका मौलिक कर्तव्य भी है। इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में भी देश की एकता और अखंडता को शामिल किया था। ठीक है, अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था। ठीक है, इसलिए हम देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध वहां पर जवाब नहीं देना है। उद्देशिका और मौलिक कर्तव्य को आप आधार बना सकते हैं। इसके अलावा यह भी आप बता सकते हैं कि यह सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज या कल जो पीओके, जिसने गलत तरीके से पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा करके रखा है, आज या कल वह भारत का अभिन्न हिस्सा बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से, हर दृष्टि से पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, यहाँ पर पूरक प्रश्नों की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, आप अगर बोलते हैं कि सामरिक रूप से काफी महत्व है, ठीक है, तो निश्चित रूप से कैसे महत्व है पूछा जा सकता है। क्लियर, कि सामरिक रूप से कैसे महत्व है, तो बहुत ज्यादा लंबा किसी का भी उत्तर नहीं देना है। 4-5-6 लाइन तक काफी होता है हर चीज का उत्तर। कंसाइज करना होगा अपने आंसर को, इसके लिए भी तैयारी की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं कि वहां पर कई देशों की, चीन और पाकिस्तान सहित, जो भारत के प्रति किसी न किसी रूप में शत्रुता रखते हैं, के साथ साथ कई देशों की सीमाएं या तो स्पर्श करती हैं कश्मीर से या उसके करीब हैं। ठीक है, तो पहला ये आपका रणनीतिक महत्व देना है। दूसरा ये महत्व बताना है कि पाकिस्तान के द्वारा लगभग 5180 किलोमीटर स्क्वायर की भूमि चीन को एक तरह से गिफ्ट में प्रदान कर दी गई है, जिसका मिसयूज वह भारत के विरुद्ध कर सकता है, इसलिए भी महत्व है। तीसरा इसलिए भी महत्व है कि चीन और पाकिस्तान के बीच चीन ने क्या किया है, काराकोरम राजमार्ग बना लिया है, और उस राजमार्ग पर सियाचिन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, आराम से हम लोग जो है उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब चाहे भारत के द्वारा जब भी इच्छा हो उस राजमार्ग को तबाह किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका कहा जा सकता है, तो सामरिक का ये आप बता सकते हैं। ठीक है, कहा जा सकता है आपसे कि वहां तो आजादी के नारे लगते हैं। ठीक है, वहां के लोगों की क्या इच्छा ही नहीं है कि भारत के साथ रहें, तो कैसे आप मिला करके रखें, यह तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसका भी जवाब में आपको फंसना नहीं है। सिंपल आपको कहना है कि जब भी कोई बच्चा किसी गलत चीज के लिए डिमांड करता है, ठीक है, और उसके लिए रोता है, जिद करता है, ठीक है, तो हर स्थिति में माँ बाप पूर्ण नहीं किया करते। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को यह नहीं पता होता जिस चीज के लिए वह डिमांड कर रहा है वह भविष्य के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, ठीक है, खतरनाक है। यह माँ बाप समझते हैं। उसी तरीके से कश्मीरी भी भारत के बच्चे की तरह हैं। ठीक है, और भारत ऐसी कोई भी डिमांड को नहीं मान सकता है जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध हो। ठीक है, तो इसका क्या समाधान है? समाधान है उनको समझाना होगा, उनको विश्वास में लेना होगा कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पूरे कश्मीरी, पूरा जनसमूह इसका डिमांड करता है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं माना जाता है उनके द्वारा, तो निश्चित रूप से ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। यह भी प्रश्न यहाँ से पूरक आ सकता है। ऐसे तो पीओके कभी मिलेगा ही नहीं भारत में। ठीक है, तो फिर किस तरीके से पीओके भारत का भिन्न अंग बनेगा? ठीक है, कब तक इंतजार करेंगे? इसमें भी घबराना नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो इसकी दो स्थितियां आप बता सकते हैं। एक, अगर पाकिस्तान भारत पर अकारण कभी भी अटैक करता है, ठीक है, जिससे पहले वो कई बार अटैक कर चुका है, ठीक है, चाहे 65 में, 71 में या 1999 में, अगर इस टाइप का दुस्साहस फिर से करता है, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए निश्चित रूप से भारत को इस बार पीओके
को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मिल सकता है। दूसरा तरीका जो है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है ना, यानी कि जो हमारे पास अभी कश्मीर उपलब्ध है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, विकास की धारा को बहा सकते हैं, ठीक है। वह एक उदाहरण बन जाए, है ना, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में, ठीक है। तो अपने आप पीओके, है ना, जिस पीओके का एक पार्ट कश्मीर को दे दिया है पाकिस्तान ने, वहां के पीओके को एक तरह से उपनिवेश बना करके रखा हुआ है, सैन्य कैंप बना करके रखा हुआ है। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक, सामाजिक इत्यादि स्थितियां जो हैं हमारे कश्मीर के लोगों से बहुत खराब हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, हमारे यहाँ ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग और बहुत उच्च स्तर पर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से जो पीओके क्षेत्र के नागरिक हैं वो खुद ब खुद मिलना चाहेंगे, तो भारत के लिए काम आसान हो जाएगा। एक प्रश्न आपका अक्सर इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर नेशनल हाईवे है कहीं पर, है ना, उस क्षेत्र के आप मजिस्ट्रेट हैं, वीडियो हैं, ठीक है, और नेशनल हाईवे को किसी भी मुद्दे पर, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो या किसी और कारण से जाम कर दिया गया है, ठीक है, और लंबी जाम लग चुकी है, तब आप यथाशीघ्र इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इस स्थिति में आपको जो जवाब देना है उसको ध्यान से सुनिए। आपको बस इतना ही कहना है कि सर जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं तुरंत पुलिस बल के साथ उस स्थान पर पहुंचूंगी, ठीक है, और समस्या को जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर क्या समस्या है जिसके कारण यह जाम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब समस्या को मैं जान जाऊंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है तो निश्चित रूप से एट ए टाइम सोल्व करके, अगर उनकी उचित मांग है तो एट ए टाइम सोल्व करके उस जाम को हटाने का कार्य करूंगा। लेकिन अगर मेरे स्तर से संभव नहीं है तो उनसे ज्ञापन ले लिया जाएगा और उससे जो है उच्च अधिकारियों के पास, सरकार के पास भेजने का कार्य किया जाएगा, ठीक है, और उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा, विश्वास में लेने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी जो भी समस्या है शीघ्र हल हो जाएगी, और राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, कि आप इस तरीके से जाम करेंगे तो कोई एम्बुलेंस आता है तो उसमें लोगों की डेथ हो सकती है, आर्थिक रूप से काफी भारी नुकसान हो रहा है, काफी लोग फंसे हुए हैं, समस्या में पड़े हुए हैं, उनके लिए नाश्ता पानी इत्यादि की समस्या आ रही है, ठीक है। कई लोग बीमार बूढ़े उसमें बैठे होते हैं यात्रा के दौरान, ठीक है। फिर आपसे पूरक आएगा, उसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, ठीक है। कैसे आप जाम को हटाएंगे, फिर भी नहीं माने तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्थितियां आप बताएंगे अपनी ओर से, अगर वो स्थिति नहीं देते हैं, अगर भीड़ कम है और महिलाएं, बच्चे, युवा सभी लोग उसमें शामिल हैं, भीड़ कम है, तो मैं पुलिस बल को आदेश दूंगा कि इन्हें जो है बस वगैरह में बैठा करके कुछ ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए, है ना, जहां वो धरना वगैरह भी करें, और इस तरीके का जाम मैदान वगैरह हो सकता है, ठीक है, छोटा मोटा स्टेडियम हो सकता है, सुरक्षा के साथ ले जाना है, किन्हीं को शारीरिक नुकसान ना हो, ठीक है। तो वहां पर वो धरना प्रदर्शन जितना दिन करना है करते रहें, और समस्या का सोल्व भी जो भी हो सकता है अपने स्तर पर मैं प्रयास करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन राजमार्ग तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर भीड़ बहुत ज्यादा, हजारों हजारों की संख्या में है, तब ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको बताना है कि इस स्थिति में, दूसरे स्थिति में भीड़ जब बहुत अधिक है, महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं या नहीं भी शामिल हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तब फिर इस तरीके का काम जो है नहीं चलेगा, क्लियर। तब वहां पर आपको बताना, उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, ओके। दूसरा, जो राजमार्ग जाम है उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा, और उन्हें समझाने का लगातार प्रयास करता रहूंगा, ठीक है। बल प्रयोग जो है अंतिम विकल्प होगा, ठीक है। महिलाएं बच्चे अगर रहते हैं तो बल प्रयोग तो किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और तब तक मैं लगातार प्रयास करूंगा जब तक समस्या सोल्व नहीं हो जाता है, ठीक है। एक और प्रश्न पर आज मैं चर्चा कर देता हूं। अक्सर इंटरव्यू बोर्ड द्वारा पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि अगर कोई गलत कार्य करने का दबाव, ठीक है,
मंत्री या उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको दिया जाता है, तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, है ना? सबसे सॉफ्ट वे है कि आप गलत कार्य को कर दीजिए, ठीक है? वो तो सबसे बेहतर है, टेंशन मुक्त हो जाइएगा। आपको जो इसमें उत्तर देना है कि नो सर, मैं गलत कार्य किसी भी हालत में नहीं करूँगा। चेहरा पे कॉन्फिडेंस उस दौरान देखना चाहिए आपका, है ना? ये नहीं कि बोल कुछ रहे हैं और चेहरा का भाव कुछ और है, ठीक है? वो नहीं। इसके लिए यही सब चीज़ के लिए आपको जो है तैयारी की आवश्यकता होती है ना? चेहरा का भाव भी तब बना पाएँगे जब बहुत ही अच्छी तरह से तरह-तरह के प्रश्नों की तैयारी करके जाएँगे, तो अंदर से जब कॉन्फिडेंस आएगा तो चेहरा का हाव-भाव अपने आप जो है आवश्यकता अनुसार चेंज होता रहेगा, ठीक है? किसी भी हालत में गलत कार्य नहीं करूँगा। हाँ, उच्च अधिकारी हैं, मंत्री महोदय हैं, तो निश्चित रूप से जो भी उनके द्वारा निर्देश दिया गया है, हो सकता है कि मुझे नहीं पता है कि वो गलत कार्य हैं, उनको भी पता हो, मुझे केवल उन्होंने मौखिक आदेश दिया है, ठीक है? तो पहले तो मैं ये पता करने का प्रयास करूँगा कि वह कार्य गलत है या नहीं, अगर गलत है, तो मैं उन पक्षों को उस कार्य में उन पक्षों को तलाशने का प्रयास करूँगा, जिसके कारण वह कार्य गलत है। अगर उस पक्ष को हटा करके कार्य को किया जा सकता है, गलत जिस जिस पॉइंट्स के कारण वह कार्य गलत हो रहा है, उन पॉइंट्स को हटाकर मैं अगर उस कार्य को कर सकता हूँ तो ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि वह फिर गलत कार्य नहीं होगा मेरे अनुसार, ठीक है? मेरी समझ के अनुसार। तो इस स्थिति में मैं उनको प्रस्ताव दूँगा कि इस पॉइंट्स पर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रहे हैं, ठीक है? इस पॉइंट्स को मैं हटा करके आपके कार्य को कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं, ठीक है? तो निश्चित रूप से मैं लिखित रूप से डिमांड करूँगा, है ना? तो अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से वो लिखित रूप से नहीं देंगे, उसके बावजूद दबाव डाला जाता है, मैं सीधे-सीधे इनकार कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न जो हैं मैं एप्लीकेशन पे डाल रहा हूँ, उसके आंसर भी इस तरीके से डाल रहा हूँ, जो पूरी तरह से उचित है, सटीक है। शब्दों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इंटरव्यू के दौरान कि किस शब्द का चयन किया जाए, किस शब्द का चयन नहीं किया जाए, किस तरीके से बोर्ड के समक्ष बोला जाए, ठीक है? यही सब चीज़ आपको जो है अगले 2 मंथ में सीखना है। खुद कर रहे हैं अच्छी बात है, दिक्कत हो रही है इंटरव्यू प्रोग्राम को ज़रूर जॉइन कीजिए और 11वीं जेपीएससी वाले अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि मई में चूँकि हो सकता है कि इसका इंटरव्यू आयोजित हो जाए, जैसा कि एक दिन पेपर में आया था। तो मई के लास्ट वीक तक हो सकता है कि 11वीं की नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो प्रीलिम्स फिर अगस्त-सितंबर में आपका पड़ेगा। तो बेहतर होगा अभी आंसर राइटिंग वगैरह जिनको करना है, कर लीजिए, उसके लिए ग्रुप चल रहा है, मेंस का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो दिया जा रहा है। और आंसर राइटिंग शुरू हो चुका है, वीकली टेस्ट शुरू हो चुका है। 11th जेपीएससी के प्रीलिम्स भी जिनको प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बैच चल रहे हैं, कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, उसको भी जॉइन कर सकते हैं। और सीजीएल का पेपर 3 की भी तैयारी जिनको करनी है, ज़रूर जुड़िए। काफ़ी बेहतर वहाँ पर उत्कृष्ट सामग्री दी जा रही है, जो आपको सफलता के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।